नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं आगे से कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए हमारे ग्रुप भी चल रहे हैं लगातार, पेड ग्रुप्स। आप उसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारी डिटेल्स वहाँ पे हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के। पूछा गया है कि विक्रम-1 रॉकेट है ना, किसने डेवलप किया है, किस स्टार्टअप ने? तो स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद बेस्ड है, इन्होंने इसको डेवलप किया है और लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना, उसमें ये सैटेलाइट ले जाने में सक्षम रहेगा आने वाले वर्षों में। फर्स्ट विकल्प चुने। 24 अक्टूबर 2023 को 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, बुद्धिज्म के रेफरेंस में आप इस टर्म को जानते होंगे, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो बेसिकली एक इंडिया तिब्बत कोऑर्डिनेशन ऑफिस है न्यू दिल्ली में, तो उनके कुछ कोलैबोरेशन से नागपुर में है ना, ये तिब्बत अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा गया, ये ऑब्जर्व किया गया है, 67th एडिशन। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में 2000 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना करने जा रहा है? तो रिसेंटली जो है अभी अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि ललितपुर में जो है लगभग 2000 एकड़, ये नंबर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूपी फार्मा पॉलिसी 2023 के अंतर्गत इसको एक तरीके से सेटअप करेंगे फार्मा पार्क, जिसमें मुख्यतः जो कह लीजिए जो दवाओं से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं है ना, बल्क ड्रग्स, रॉ मटेरियल है ना, या फिर अन्य तमाम चीज़ें, इनसे संबंधित एक्टिविटीज़ को यहाँ पे किया जाएगा। तो बी विकल्प। अक्टूबर 2023 में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसकी बैठक की मेज़बानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था बेसिकली फॉरेस्ट जो ये है ना रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, ठीक है, यहाँ पे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया? तो जैसे पीएम किसान योजना के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें 6000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो उसी में एक्सटेंशन है एक तरीके का। ये स्कीम महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसमें 6000 रुपया इससे मिलता है और 6000 रुपये इसमें भी मिलेगा उसी तरीके से। तो टोटल जो हो गया साल का कितना, 12000, ठीक। अक्टूबर 2023 में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो नेशनल आइकन डिक्लेयर किए गए थे राजकुमार राव, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में बीसीसीआई ने किसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो फीमेल जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट है उसके लिए अमोल मजूमदार, इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। पहले भी फेज़ हो चुका है, ये सेकंड फेज़ है। इसमें मुख्य रूप से जो ये होते हैं ना आपके इलीगल जो कॉल सेंटर वगैरह लोग चला करके फ्रॉड करते हैं, उसको एक तरीके से बस्ट करने के लिए यहाँ पे ये इनका ऑपरेशन है। और इसमें कोलैबोरेट किया है सीबीआई ने जितनी भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, ठीक है, इनके साथ। 2 दिसंबर 2023 से बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलोर में ही होना है इनका लिटरेचर फेस्टिवल, और एडिशन है ये 12th, ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक, उत्तराखंड में, जिसमें कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इरिगेशन, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाएगा और इसको डेवलप किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जो ये है आपकी कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, उसके अंतर्गत,
ठीक, लगभग 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, हो सके तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो मान लीजिए किसी भी इसमें से जो ऑफिशियल्स लिखे हुए हैं, किसी को रिमूव करना है उनके ऑफिस से, है ना, तो उसमें संसद का रोल नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, जो यूपीएससी चेयरमैन है, उनको हटाने में वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। अन्य ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं, है ना, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड सीएजी, ठीक है, इनके लिए प्रॉपर जो रिमूवल का प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, उसको फॉलो करना होगा। तो ओनली 3 को चुनेंगे हम। मानव मस्तिष्क के विषय में जो कथन लिखे हैं उसको हमें देखना है कौन सा सही है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है और यह शरीर को संतुलित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। हमने ये पहले बताया हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जरा हमको वो कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हींग जो है, हींग का एक पौधा होता है, ठीक है। हालांकि इंडिया में अब तक नहीं होता था वैसे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में। तो ध्यान रखेंगे, असाफोटिडा हींग। अब जरा ये बताइए कि पेड़ के किस भाग से हींग प्राप्त होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वर्णन किया गया है? तो देखिए, 2 चीज़ समझिएगा, स्टेट्यूटरी बॉडी होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो जिस ऐसी किसी बॉडी का उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में होगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और जिसका उल्लेख सिर्फ एक संसद के पारित कानून से है, उसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, वो स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक निकाय है। तो CVC भी हमारा वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी पहले रिकमेंडेशन की गई थी संथानम कमेटी के द्वारा 1964 में, ठीक है। और लेटर ऑन 2003 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, CVC एक्ट, उसके माध्यम से, है ना, ये कार्यरत है अभी भारत में। तो ये क्या है, हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जाहिर सी बात है इसका उल्लेख कहीं पे है ही नहीं। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है, ठीक है। तो देखते हैं उसके हिसाब से क्या सही होगा। तो कहा गया है कथन में कि सुक्रोज की तुलना में शर्करा, है ना, बेसिकली इंग्लिश में ऐसे समझे तो इन्वर्टेड शुगर जो होती है, ठीक है, वो मीठी होती है किससे? सुक्रोज से, ठीक। अब क्या है कि इन्वर्टेड शुगर कैसे प्राप्त होती है, नेक्स्ट लाइन में वो लिखी है, इसको जलीय विश्लेषण के द्वारा, यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है ना, उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली इन्वर्टेड शुगर जो होता है, हाइड्रोलिसिस होता है उसका सुक्रोज का ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, उसके माध्यम से ये प्राप्त होती है। तत्पश्चात ये हम कह सकते हैं कि जो चीनी हमारी है ना, एक तरीके से वो समझ लीजिए, तो वो जो है इसलिए मीठी होती है। तो दोनों बातें यहाँ पे देखिए ठीक हैं, परंतु कारण जो है कथन को वो नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बनने का प्रोसेस बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो बी वाले को हम चुनेंगे। संविधान के अनुच्छेद 371J, जिसके तहत किस देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है? तो हमने पहले भी बात की है कि आर्टिकल 371, उसके बाद 371A, फिर 371B, ऐसे करके हर उसमें जो है आगे ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। तो जे की अगर हम बात करें तो हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सिंथेटिक नहीं है? तो बेसिकली वही कि मैन मेड नहीं है ना। तो नेचुरल रॉ सिल्क जो होता है उससे कह लीजिए बना हुआ एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है ना, क्या? फाइब्रोइन, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। बाकी जो है आर्टिफिशियल हैं ये सब या सिंथेटिक हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति हमने कई बार पहले भी देखा है, एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
तो भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4 आर्टिकल के मध्य। सेकंड भाग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, तो विकल्प सी। नेक्स्ट है प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए किसी जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की भी जो डेफिनेशन के अनुसार है डेटा कि जैसे वर्तमान एक जनरेशन है उसको आने वाले समय में उतनी ही पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए जो है कह सकते हैं प्रति वुमन, है ना, ठीक, पर वुमन 2.1 चिल्ड्रन, है ना, ये होने चाहिए। ऑप्शन सी। इस नंबर को याद रखेंगे, यूपीपीसीएस अक्सर इसको पूछता है हर बार। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें हम देखेंगे, न्यूनतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हुआ है 91st अमेंडमेंट, उसके माध्यम से जो न्यूनतम संख्या बताई गई है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में वो 12 हो सकती है। ठीक है, 12 सदस्य इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो अगर जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य या फिर अन्य राज्य जहाँ पे संख्या ज़्यादा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है लोगों का, उसमें 3 चीज़ें हम काउंट करते हैं। प्रमुख गणना अनुपात यानी कि जो हेड काउंट रेशियो होता है, ठीक है, उसके बाद कैलोरी इनटेक फैमिली का कितना है, और ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घरेलू उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें क्राइटेरिया इंडिया में अभी जो ये बीपीएल एस्टिमेशन के लिए था ये नहीं है। ठीक है, 1 2 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को किस मामले में प्रतिपादित किया। बहुत ही पॉपुलर केस है केशवानंद भारती केस, इसको ना पढ़ा हो तो आपने पढ़िएगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। नेक्स्ट है वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा, एक ग्लोबल रिसर्च एजेंसी है। इनके अनुसार फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, फिनटेक हमारे यूनिकॉर्न्स, इसके मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। ठीक, तो इसमें बताया गया था जो है 3rd पोजीशन इंडिया का। ठीक है, जो फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न आपको पहले बताया गया है, क्या क्लासिफिकेशन होती है इसकी जरा बताएंगे क्या, कमेंट करिए। किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे फ्लाइट से 4-5 लोग ऐसे कूद के, है ना, कुछ ऐसे एरोबेटिक्स जैसी कंडीशंस में, है ना, दिखते हैं आपको करते हुए। तो उसी की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए एक वर्टिकल जो है टनल बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में, जो आर्मी का हमारा ये है ट्रेनिंग स्कूल। ठीक, अक्टूबर 2023 में किस शहर में आयोजित G7 समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक में जो हमारे इंडिया के वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखेंगे कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीट थी और ये हुई थी जापान में, ओसाका में। हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एनर्जी आउटलुक, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये रिलीज़ किए हैं अभी हाल ही में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल होते हैं उससे एक तरीके से कुछ हाई क्वालिटीज़ उसमें कह लीजिए प्रोसेस करके डेवलप किया गया है इस तरह के पेट्रोल और डीजल्स में, जिसको रेफरेंस फ्यूल नाम दिया गया है, और हरदीप सिंह पुरी जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन सी। अक्टूबर 2023 में क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, एक योजना चलाई गई थी ना, तो रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस जिसने 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस योजना के तहत पहली उड़ान किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी, दिल्ली से शिमला के मध्य। ठीक, किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के महावाणिज्य दूत पुरस्कार जो है प्रदान किए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये है इनको ऋचा चड्ढा को।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के खिलाफ वनडे क्रिकेट विश्व कप की सबसे बड़ी जीत जो कि 309 रनों से थी उसको दर्ज किया है? आपको पता है वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा इंडिया को हरा करके, ठीक है। और इसके पहले जो लीग स्टेजेस के मैच थे उसमें ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत है 309 रनों से नीदरलैंड्स के ऊपर। भारत में एरोस्पेस शिक्षा को और नवाचार को बढ़ाने के लिए हाल ही में एयरबस जो एयर सर्विसेज खास करके एयर इंजन जो फ्लाइट्स के होते हैं उसको बनाने के लिए जानी जाती है, उन्होंने किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसमें कोलैबोरेशन एयरबस और आईआईटी कानपुर का हुआ है, ठीक है, एविएशन सेक्टर में जो है इनोवेशन और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नीलावु कुदचा सिम्हांगल, ये बुक का नाम देखेंगे थोड़ा साउथ इंडियन नाम है, तो किसकी आत्मकथा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। इसरो के हमारे जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, इन्होंने ये लिखा है, ऑप्शन सी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक प्रकार से यहाँ पे डीपीएसपी के हमारे जो भाग 4 में अनुच्छेद हैं उसमें क्या प्रावधान है उसके बारे में एक आर्टिकल गलत लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। ये बेसिकली प्रावधान आर्टिकल 50 में है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लें एक बार। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोधों को सुलझाने के लिए की जा सकती है? तो आपको पता है कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो अलग अलग हाउसेस से, है ना, उसको पास कराना होता है, फिर आगे वो प्रोसेस होकर के एक्ट बनता है कोई। मान लीजिए किसी भी सामान्य विधेयक पे, ध्यान रखेंगे जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, सामान्य विधेयक पे दोनों हाउसेज में गतिरोध है तो उनका एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पूछी गई तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इन सब मुद्दों पे ज्वाइंट सिटिंग जो है कॉल नहीं की जा सकती। देखिए, गरीबी मूल्यांकन के आकलन की दिशा में मानव विकास रिपोर्ट 1997 ने मानव गरीबी सूचकांक, इसकी अवधारणा पेश की थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से आकलन करते थे। लेटर ऑन जो है मानव विकास रिपोर्ट ने इसको चेंज किया, किसमें? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चेंज हुआ वो किस वर्ष में हुआ, कुल मिला के ये बतानी है बात। तो ये जो है 2010 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो फ्लैग अडॉप्ट हुआ था जो 22 जुलाई 1947। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सबको हमने पहले बताया हुआ है, ध्यान से याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है, तो लखनऊ। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय किसके तहत एक संलग्न कार्यालय है? यहाँ पे है होना चाहिए था, जो दीर्घकालिक नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है। तो बेसिकली ये नीति आयोग का एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि एक भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के डीजी जो होते हैं वो हेड करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को प्रोग्रेस और मॉनिटर करने से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है? तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड गलत दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। आमतौर पर पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को हम निम्नलिखित श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो कौन सा उस ऐसी श्रेणी का हिस्सा नहीं होगा? तो बेसिकली एनवायरनमेंट को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं एक तरीके से, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम विकल्पों को देखें एक बार तो इसमें देखिए ये ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ना, ये ऑड हो जाएगा। पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रकार की स्टडी होती है किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये किसकी बार सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया वही पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट ये दिया गया था यहाँ पे जॉन बेनेट, ऑप्शन बी में देखिए नाम लिखा हुआ है ना, 1976 के अराउंड। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, तो ये कौन रिलीज करते हैं? तो ये आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता है? तो बेसिकली ये थोड़ा जो 3 स्टेट हैं उनकी बाउंड्री को शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा इसमें नहीं है। एक बार जरा मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक ऊष्मन की घटना है, तो निम्नलिखित में से उसके कौन कौन से प्रभाव हैं? तो बेसिकली मुख्य रूप से जो ग्लोबल वार्मिंग है सबसे मेजर कॉज है उसका टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है। उसी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो पानी जा रहा है समुद्रों में, तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जाहिर सी बात है, ठीक। बीमारियों का फैलाव होगा ऐसी में, है ना। कोरल ब्लीचिंग होगी, तो प्रवाल भित्तियों का श्वेतन, है ना, जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो सारे ही तो कारण है ना ये, या सॉरी ये प्रभाव हैं। ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। 4 घटनाएं हैं, कालक्रम में लगाना है उसको, कौन सा सबसे पहले कौन सा सबसे अंतिम में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबी, इनकी स्थापना सबसे पहले होती है, आरआरबी एक्ट जो है, अगर हम एक्ट के माध्यम से बात करें तो 1976 में सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है। लेटर ऑन नाबार्ड जो हमारा बैंक है, एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट वाला बैंक, ये इस्टेब्लिश कब होता है? तो इसकी डेट मतलब वर्ष जो है 1982, ठीक। तो ये आ गया हमारा सेकंड, यानी कि 4 फिर 1। उसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाया था नाबार्ड ने ही, ठीक। और ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक। ये थर्ड पे आ गया, सॉरी हाँ, मतलब ये सेकंड 3 4 1 2, फिर लास्ट में तीसरा बचता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, ठीक है। तो 4 1 2 3। अंतिम प्रश्न आज का है, फिर से कुछ घटनाएं हमारे पास हैं, उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। रियो अर्थ समिट, ब्रंटलैंड कमीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये हमने पहले इन सब पे बात की हुई है। इसको जरा हम ऑप्शंस को दिखा रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।